चलिए गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने किया था एक बारी फास्ट फास्ट उसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक की क्लासेस में देखिए हमने क्या किया है। हमने समझा कि जो पूरा सीपीसी है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा, सीपीसी में हमें एक पार्ट दिया हुआ है सेक्शंस का और दूसरा पार्ट दिया हुआ है किस चीज़ का, रूल्स का। सेक्शंस हमारे पास टोटल कितने हैं, 158। रूल्स हमारे पास किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ऑर्डर्स की फॉर्म में। इन रूल्स की चैप्टराइजेशन किया गया, इनको अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। उसको हम क्या कह रहे हैं, टोटल हमारे पास ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की फॉर्म में इसको चैप्टराइज किया गया है। टोटल कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास, 51 ऑर्डर्स हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन से डील करता होता है। क्या होता है एग्जीक्यूशन, क्या नहीं, डिटेल में लास्ट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है। फिर सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है, हमने ये भी पढ़ा कल की क्लास में, ऑर्डर 50 एंड 51। ये सबसे छोटे ऑर्डर्स है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। हमने कल की क्लास में या परसों की क्लास में ये चीज़ पढ़ी कि जो पूरा सीपीसी है, सीपीसी आपको एक प्रोसीजर बता रहा है कि कोर्ट में क्या चलेगा। सेक्शंस भी दिए हुए हैं इसमें, सेक्शंस की फर्दर एक्सप्लेनेशन किस में दी हुई है, ऑर्डर्स में दी हुई है। अब उस ऑर्डर्स में और उन सेक्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कोर्ट में किस तरह से रेमेडी को हम अवेल किया करते हैं। हमने ये पढ़ा कि पूरा प्रोसीजर जब चलता है तो सबसे पहले हम देखेंगे दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी। हमारे पास दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होगी। एक साइड को हम प्लेंटिफ कहते हैं, दूसरी साइड को हम डिफेंडेंट कहते हैं। अब ये जो पार्टीज है इनके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। उस डिस्प्यूट को हम क्या कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि झगड़े का कारण। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। अब डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन तो निकलवाना पड़ेगा उनको। सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, कोर्ट से निकलेगा। अब कोर्ट के पास वो जाएंगे, उससे पहले वो क्या करेंगे, अपने प्लीडर के पास यानी कि एडवोकेट साहब के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो गया है, सामने वाले पार्टी ने मेरे साथ ये चीज कर दी है। उनका एडवोकेट कहेगा कि केस फाइल करना पड़ेगा। सिविल साइड पे यही होगा ना उनका। अगर क्रिमिनल साइड होती फिर तो पुलिस के पास जाता कि ऐसा ऐसा हो गया, पुलिस एफआईआर लॉन्च करती। सिविल में तो नहीं है कोई ऐसी रेमेडी, सिविल में तो वकील साहब के पास जाना पड़ेगा। इन पर्सन भी अपीयरेंस होती है, वो हम देखेंगे जब अपीयरेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि बिना एडवोकेट के आप खुद से भी अपना केस वहां पे लड़ सकते हो। अब एडवोकेट के पास जब आप गए तो वो आपको बताएगा कि हमें केस फाइल करना पड़ेगा। केस फाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। प्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप अपनी पूरी कहानी उसको बताओगे। वो उसमें लिखेगा कि इस दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इस पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ए टू जी जितनी भी कहानी है पूरी उसमें लिख दी जाएगी। और लास्ट में प्लेंट में मांगा जाता है रिलीफ, आप चाहते क्या हो। ठीक है, आपकी कहानी सुन ली, आपकी ग्रीवियंस सुन ली मैंने, अब आपको रिलीफ क्या चाहिए वो लास्ट में लिख दिया जाता है प्रेयर की फॉर्म में। अब वो प्लेंट जो है वकील साहब आपकी कोर्ट में लेके जाएंगे। कोर्ट में एक फाइलिंग सेक्शन होता है, वहां पे जब लेके जाएंगे फिर वहां से उसको एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर जब उसके ऊपर लग जाता है उसको हम कहते हैं सूट नंबर। हर कोर्ट में एक सूट्स का रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 पे पहुंचेंगे। अब कोर्ट ने उसको नंबर दे दिया, वही प्लेंट को कोर्ट क्या ट्रीट करेगा, सूट की तरह। सूट मतलब आपने मुकदमा डाल दिया कोर्ट में। अब कोर्ट का काम यहां से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उस सूट के ऊपर कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी को नहीं सुना जा सकता, दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है। कोर्ट दूसरी पार्टी को समन्स इशू करेगा। समन्स में लिखा होगा, और समन्स कैसे जाते हैं, अलॉन्ग विद दी कॉपी ऑफ प्लेंट। उसमें लिखा होगा कि इस दिन मेरी कोर्ट में आप आ जाइए और अपना जो भी आपका रिप्लाई है, इस पार्टी ने आपके ऊपर केस किया है, इसका जो भी रिप्लाई है मुझे आके आप दे दीजिए। अब वो उस दिन कोर्ट में आएगा, हो सकता है सेम डे या फिर लेटर ऑन किसी और दिन। वो क्या करेगा, अपना रिप्लाई कोर्ट को देगा रिटर्न फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं WS, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये प्लेंट भी हमारे पास आ गई है, WS भी हमारे पास आ गई है। कोर्ट दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन करेगी, क्योंकि देखो अभी तक कोर्ट ने अपना माइंड तो वैसे ही यूज करना शुरू नहीं किया था। अभी तक कोर्ट ने अपना माइंड यूज करना शुरू नहीं किया, ये क्लैरिकल वर्क चली जा रहा है। अभी तक फाइल देखी भी नहीं है उन्होंने, सम्मन किए, दूसरी पार्टी भी आ गई। अब कोर्ट को तो नहीं पता ना ये पार्टी क्या कहना चाह रही है और दूसरी पार्टी क्या कहना चाह रही है, वो उनको सुनेगा।
सुनेगा मतलब उनका एग्जामिनेशन करेगा, प्लेंट देखेगा, डब्ल्यूएस देखेगा और पार्टी से पूछा जाएगा। कोर्ट कोशिश करेगा कि क्या यहाँ पे इनके बीच में ऑल्टरनेटिवली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या देयर आर चांसेस कि लोक अदालत में इसका सॉल्यूशन हो जाए, मेडिएशन वगैरह में इसको भेज दिया जाए। अगर ऐसे कोई चांसेस नजर आते हैं, कोर्ट वो इश्यूज को मेडिएशन में भेज देगा। मतलब उन क्वेश्चंस को फ्रेम करके मेडिएशन में भेज दिया। अब उनके बीच में मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, ये प्रोसीडिंग्स चलेगी, फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स होती है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के इसको भी। अगर तो वहां पे उनका झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर वहां पे नहीं हुआ तो हो सकता है वो वापस कोर्ट को दे दे कि हमसे सॉल्यूशन नहीं हुआ, या फिर कोर्ट को स्टार्टिंग में ही लगा था कि नहीं ये एडीआर से तो सॉर्ट नहीं होने वाला, तो कोर्ट देखेगी कि दोनों के बीच में झगड़ा किस चीज को लेके चल रहा था। वो जो दोनों के बीच में झगड़ा है उसके रिगार्डिंग कोर्ट बनाएगी इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताए थे। इश्यूज होते हैं जो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है। एक पार्टी ने असर्ट किया, दूसरे ने डिनाई किया, वो इश्यू बन गया। एक पार्टी कहती है कि मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दूसरी पार्टी कहती है हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसके साथ, ये इशू नहीं है क्योंकि उसने एडमिट कर लिया वो चीज को। एक पार्टी कहती है कि इसने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, दूसरी कहती है कि नहीं मैंने कोई ब्रीच नहीं किया। तो एक पार्टी ने असर्ट किया कि इसने ब्रीच किया, दूसरी कह रही है मैंने ब्रीच नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एट इशू है। इसके रिगार्डिंग कोर्ट बना देगी इशू, वेदर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस। तो ये इश्यूज बनते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ये डिटेल में टॉपिक आएगा हमारे पास। कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दिए। इश्यूज जितना भी आपका प्रोसीडिंग्स चलेगी ना, सिविल ट्रायल यहाँ पे शुरू हो जाएगा अब हमारे पास, वो इश्यू से रिलेटेड चलेगा, इश्यू से बाहर नहीं चल सकता। अगर आपने किसी चीज का इशू नहीं फ्रेम किया तो आप उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप उस चीज के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप भी उस इशू से ही बाइंड हो, और पार्टीज उस इशू से बाहर किसी भी इशू के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो जज साहब कह सकते हैं कि ये तो मैटर ही नहीं है, इशू ही नहीं है, आप मैटर पे आइए कि इस इशू के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे बताइए, ताकि जो प्रोसीडिंग्स है, जो ट्रायल है, उसको एक कंसाइज फॉर्म में चलाया जा सके, एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में। जैसे आपका सिलेबस है ना सीपीसी का, हमें पता है हमने इतना ही पढ़ना है। अगर कोई सिलेबस ही ना हो तो हमें पता ही नहीं होगा ना कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो चीज़ों को सिस्टमेटिकली बनाने के लिए हम इश्यूज फ्रेम करते हैं, और पूरा का पूरा जो सिविल ट्रायल है वो इश्यूज के आसपास ही चलेगा, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। आर्ग्यूमेंट्स होंगे इशू से रिलेटेड, एविडेंस देने हैं कोर्ट में किसी भी पार्टीज को इशू से रिलेटेड। अब दोनों पार्टीज कोर्ट में अपने अपने एविडेंसेस लेके आएगी। पहले प्लेंटिफ की बारी आएगी, प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस लाएगा, अपने विटनेसेस को लाएगा। फिर डिफेंडेंट की बारी आएगी, डिफेंडेंट अपने एविडेंसेस को लाएगा, अपने विटनेसेस को लाएगा। लास्ट में पूरे केस की फाइनल हियरिंग हो जाएगी, दोनों पार्टीज को सुन लिया जाएगा। अब इस फाइनल हियरिंग से 30 डेज में क्या करना है, जजमेंट प्रनाउंस करनी। कल मैंने आपको बोला ना वो फर्दर हियरिंग डालते रहते हैं ताकि 30 दिन में जजमेंट ना पास करनी पड़े। अनएथिकल है वो चीज़, एग्जाम में मत लिख देना ये चीज़ कभी, वो मैं वैसे आपको बता देता हूँ चीज़ें बीच में कि प्रैक्टिकली हमसे पॉसिबल नहीं होता, बर्डन इतना होता है, तो उसको हम फाइनल हियरिंग ना करके हम फर्दर हियरिंग पे लगा देते होते हैं। तो ये चीज़ें लिखने वाली तो नहीं है, ये तो किसी को भी नहीं पता कि उस चीज़ को तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते ना कि फाइनल हियरिंग हुई थी या नहीं हुई थी। ऑर्डर में जब फर्दर लिखा हुआ है इट मीन्स कि फर्दर ही होनी है उस चीज़ की। तो जब फाइनल हियरिंग हो गई है 30 दिन में हमारे पास जजमेंट आ जाएगी, और जजमेंट के 15 दिन में क्या पास किया जाता है, डिक्री। पहले जजमेंट आती है फिर डिक्री आती है। अब कल हम इसी टॉपिक से आगे फिर स्टार्ट कर रहे थे। डिक्री जजमेंट जो आई है एक पार्टी के फेवर में होगी, दूसरी के अगेंस्ट में होगी। जिसके अगेंस्ट में है वो अपील में जा सकता है, अपील में नहीं गया वो पार्टी तो दूसरी पार्टी जिसके फेवर में, अगर पहली पार्टी ने उसका कंप्लाइंस नहीं किया जिसके अगेंस्ट थी, तो वो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूशन में जा सकती है। ये पूरा सीपीसी है। अब ये चीजें मत सोचना कि आपने सर ये बता तो दिया डिक्री, डिक्री तो फिर प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनली भी होती है और पार्टली प्रिलिमिनरी भी होती है। वो हम करेंगे जब टॉपिक्स में जाएंगे। हम इस सीक्वेंस में जो कल आपको लिखवाया भी, ये पूरा सीक्वेंस हम एक एक टॉपिक उठा के करेंगे। इसी सीक्वेंस में आपको ऑर्डर्स भी याद हो जाएंगे, सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि जो ये सीपीसी का पूरा टॉपिक है हम किस तरह से करेंगे। ये जो अभी सीक्वेंस मैंने आपके सामने पूरा
दोबारा से रिपीट किया ना, 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होंगी, उसी सीक्वेंस में हम पूरा सीपीसी खत्म कर देंगे। बट उस सीक्वेंस तक पहुंचने से पहले फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जो सेक्शन 2 है सीपीसी का वो हम पहले सबसे पढ़ेंगे, उसके बाद वापिस से वो सीक्वेंस पे आ जाएंगे। और ये सीक्वेंस हो सकता है आने वाली क्लासेस में मैं 100 टाइम आपको रिपीट कर दूंगा, और इतनी बारी रिपीट होके तो आपके माइंड में फिक्स हो ही जाएगा, तो प्रोसीजर में तो कोई प्रॉब्लम फिर आएगी नहीं आपको। अब आप देखिए, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, कल हमने ये स्टार्ट भी किया था, आज इसको बिल्कुल डिटेल में लेके जा रहे हैं। ये तीनों टॉपिक हमारे पहले टॉपिक हैं। सेक्शन 2 में ही तीनों को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 देखोगे तो आपको वहां पे जजमेंट दिया हुआ है, 2 सबसेक्शन 2 में हमें डिक्री के बारे में दिया हुआ है, और 2 सबसेक्शन 14 में हमें ऑर्डर्स डिफाइन किए हुए हैं। तीनों के सबसेक्शंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, और ये याद हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन यही टॉपिक 2-3 दिन से भी ज्यादा यही टॉपिक चलना है, तो वो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। आपको देखो अभी तक ये चीज समझ आई, ध्यान से देखना। जब कोर्ट ने फाइनल हियरिंग कर दिया, किसी भी केस का फाइनल हियरिंग जब कोर्ट ने कर दिया, तो कोर्ट क्या पास करता है, जजमेंट पास करता है। जजमेंट पास हो जाने के बाद 15 दिन में क्या पास करना है, डिक्री पास करनी है। दोनों में डिफरेंस क्या था, जजमेंट जो होती है ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है, इसमें आपने अपने रीजंस दिए होते हैं। किस चीज के रीजंस, उस डिसीजन तक पहुंचने के रीजंस। अगर आप कह रहे हो कि सामने वाले पार्टी ने ब्रीच किया है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट साइड है, इन्होंने केस फाइल किया, ये कह रहे हैं कि इस साइड ने क्या किया है, ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, और उस ब्रीच के लिए मुझे डैमेजेस दिलवाए जाए, कंपनसेशन दिलवाया जाए। कितना, 1 लाख रुपए। तो अब मैं सपोज जब मैं जजमेंट लिख रहा हूं, अगर मैं सिविल जज हूं और मैं जजमेंट लिख रहा हूं उसमें, तो जजमेंट में डिटेल्ड रीजंस लिखे होंगे। उसमें सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि आपने जो भी कहानी गाई, यानी कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, जो प्लेंटिफ ने कहा वो लिखूंगा, जो डिफेंडेंट ने कहा वो लिखूंगा। उसके बाद दोनों की प्लीडिंग्स के बेसिस पे मैंने जो इश्यूज फ्रेम किए वो मैं वहां पे लिखूंगा। फिर एक एक इशू को डिसाइड करना पड़ेगा विद रीजंस। पहला इशू था कि कोई ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, तो फिर मैं उसमें लिखूंगा कि फर्स्ट इशू मैंने ये फ्रेम किया, प्लेंटिफ ने ये चीजें कही इसके लिए, प्लेंटिफ ने ये एविडेंस दिए इसके लिए, डिफेंडेंट ने ये बात कही और ये एविडेंस डिफेंडेंट लेके आया। मैंने पूरे प्लेंटिफ एविडेंस का, डिफेंडेंट एविडेंस का परयूजल किया, यानी कि उसको देखा डिटेल में, लॉ इसके ऊपर ये कहता है, और इन सबको एनालाइज करके मेरी ओपिनियन ये है कि इशू नंबर 1 इनकी फेवर में जा रहा है और इसके अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच तो हुई है, यानी कि डिफेंडेंट ने उसको परफॉर्म नहीं किया, तो फर्स्ट यानी कि प्लेंटिफ की फेवर में आ गया। अब सेकेंड इशू में चले जाएंगे, वो बना होगा, हो सकता है कि इज देयर एनी कंपनसेशन, उसको देना है, अगर देना है तो कितना देना है, तो वो कंपनसेशन कितना मैं दे रहा हूं उसके पीछे क्या मेरे रीजंस है वो लिखूंगा मैं। अब मैं जब कंपनसेशन भी दे रहा हूं तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो दिए जाएंगे ना, हम रिमोट डैमेजेस तो नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते होते हैं हम, ये चीज कल ही पढ़ी है आपने ये चीज। तो हम वो चीज डिसाइड करेंगे वहां पे कि इस सिचुएशन में ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है, कि क्या जो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उस ब्रीच का, जो उसको लॉस हो रहा है उतना ही हम पे करेंगे। क्योंकि जब हमें डैमेजेस देने भी है, कंपनसेशन देना भी है, लॉ हमेशा, कोर्ट हमेशा माइंड में लेके चलेगा कि किसी भी पार्टी की अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सपोज करो ये डिटेल में एक एक चीज लिख दी उसके बारे में, कि इतना कंपनसेशन दिया, ऐसे दिया, ये रीजंस थे, ब्रीच हुई। 10 इश्यूज अगर मैंने फ्रेम किए, 10 को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, और हो सकता है ये जजमेंट मेरी हो जाएगी यहाँ पे 100 पेजेस की, क्योंकि डिटेल है, रीजंस है, डिटेल्ड स्टेटमेंट है उस डिसीजन तक पहुंचने के। और ये क्या होती है डिक्री, ये क्रक्स होता है। डिक्री क्रक्स होता है कि कोर्ट ने डिसाइड क्या किया, कोर्ट ने, अब आपको भी पता है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ब्रीच हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, और ये वाला जो डिफेंडेंट है इन प्लेंटिफ को कितने रुपए देगा, 1 लाख रुपया देगा, विद इंटरेस्ट देगा। तो डिक्री में सिर्फ इतनी सी ही बात लिखी जाएगी कि कोर्ट ने रिलीफ क्या दिया। जैसे हम प्लेंट फाइल करते हैं ना, प्लेंट के लास्ट में प्रेयर होती है ना कि आप मांग क्या रहे हो कोर्ट से, ऐसे ही प्लेंट डिटेल में होती है, बट प्रेयर तो बिल्कुल उसका क्रक्स होता है कि मांगना क्या चाह रहे हो, रिलीफ क्या चाह रहे हो। ऐसे ही जजमेंट जो है वो बिल्कुल डिटेल में होगी आपके पास, बट जो डिक्री है वो उसका क्या होगा, क्रक्स होगा, कि कोर्ट ने रिलीफ क्या दिया सामने वाले को।
मैंने कल आपको डिक्री शीट दिखा भी दी थी, एक बार वापस से देखना चाहते हो तो ये होती है डिक्री शीट। देखो एक ही पेज में बन जाती होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिक्री शीट, और ये केस की डिटेल्स दी हुई है कि प्लेंटिफ कौन था वर्सेस डिफेंडेंट कौन है, किस चीज का क्लेम था और क्या हुआ डिसाइड। यानी कि अगर ब्रीच थी तो उन्होंने अलाउ कर दिया प्लेंटिफ का केस। फिर अगर वो कंपनसेशन दे रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो लिखा। ये वाला शायद पार्टीशन वगैरह का सूट है, इसलिए यहाँ पे डॉटर 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 सन लिखा हुआ है। कितना किसका हिस्सा आया, मतलब किसको कितना शेयर मिल रहा है वो डिसाइड किया होगा। तो वही तो क्रक्स है ना इसका। क्योंकि आप देखो डिक्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है, कल को उसने क्लेम करना है ना, जब प्लेंटिफ ने, वो हर जगह पे जजमेंट के 100 पेज नहीं लेके जाता रहेगा, वो सिर्फ वो एक पेज लेगा जो डिक्री शीट का, देखो ये कोर्ट का ऑर्डर है। कल भी मैंने आपको बताया कि सपोज ये कोई मिस्टर एक्स है, उसकी डेथ हो जाती है, अब एक्स के बैंक अकाउंट में सपोज 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो पैसे किसको मिलेंगे, उसके बच्चों को मिल जाएंगे ना, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको मिल जाएंगे। बट जब वो बैंक में जाएंगे पैसा लेने के लिए और बताएंगे कि हमारे फादर की डेथ होगी, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। बैंक बोलेगा कोर्ट से पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। अब वो कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट इस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको देगा, उसमें डिक्री नहीं आएगी, वो अलग चीज है। कोर्ट वहां पे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाएगा, यानी कि क्रक्स, कोर्ट जजमेंट भी वहां पे पास करेगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनाएगा। सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना लिखा होगा कि ये इसके एलआर्स हैं, इतना इतना हिस्सा इनका बनता है। अगर दो ही बच्चे हैं और एक मदर है तो सबको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, ऐसा कुछ उसमें लिखा होगा, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब एक चीज समझना, आपको ये चीज क्लियर हो गया कि जो डिक्री है वो क्या होती है, वो क्रक्स होती है, जो रिलीफ आपने दिया कोर्ट ने उसका क्रक्स। अब ये ऑर्डर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ध्यान से देखना। आपको मैंने कल एक चीज बताई कि एडजुडिकेशन होती है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, बट अभी पहले सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। एडजुडिकेशन क्या होती है, जब कोई जज अपना जुडिशियल माइंड किसी केस के ऊपर लगाता है, उसको एडजुडिकेशन हम कहते हैं। अगर आपने, मैं एक जज हूं, मेरे पास आपने एक एप्लीकेशन फाइल किया और मैं उसको देख रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है, मैं देख रहा हूं लीगली क्या बनना चाहिए, किसको रिलीफ मिलना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी हियरिंग को कर रहा हूं। इट मीन्स कि मैं उस एप्लीकेशन की एडजुडिकेशन कर रहा हूं। ये जो एडजुडिकेशन है वो दो सिचुएशन में हो सकती है, या तो होगी सूट में, जिसको हम सिविल सूट कह देते हैं, बाय वे ऑफ प्लेंट डलता होता है ना, या फिर होगी अदर केसेस में। अदर केसेस में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगी, पिटिशन आ जाएगी, एटसेट्रा। एप्लीकेशन पिटिशन, यानी कि विच इज नॉट सूट। देखो जब मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं ना, या तो मैं कोर्ट में सूट लेके जाऊंगा, या फिर मैं एप्लीकेशन पिटिशन से भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन या पिटिशंस होगी, इसमें तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली जजमेंट ही आएगी। डिटेल उस चीज को अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सबसे पहले तो जजमेंट आएगी। सूट में भी सबसे पहले क्या आएगी हमारे पास, जजमेंट आएगी। बट 15 दिन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सूट में डिक्री पास करनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन है इसमें डिक्री नहीं आती है, इसमें आता होता है ऑर्डर। एप्लीकेशन में डिक्री शीट नहीं बनती होती है, डिक्री शीट सिर्फ बनेगी सिर्फ और सिर्फ सूट में। मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है ना डिक्री, वहां जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है डिक्री सिर्फ किस में आएगी, सूट में आएगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो सूट तो समझ आ गया कि आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने ब्रीच कर दिया। अब आप ब्रीच के लिए क्या कर रहे हो, सिविल सूट डाल रहे हो उसके ऊपर। सिविल सूट कब डलेगा कब नहीं डलेगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। सेक्शन 9 हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीपीसी में, वहां डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से सूट्स ऐसे होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं, और अगर वो सिविल नेचर का है तो उसके लिए रेमेडी आपके पास सिविल ही सूट बनेगा। अब आपने सिविल सूट फाइल किया, जजमेंट आई, डिक्री आई, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें मैं सूट नहीं फाइल कर सकता, मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे को सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जब कोर्ट से चाहिए तो सूट नहीं डलता होता है उसमें, उसमें डलती है एप्लीकेशन। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब कोर्ट ने उस पूरी एप्लीकेशन पे सुना दोनों पार्टीज को, सुनने के बाद जो भी डिसीजन है डिटेल में कोर्ट दे रहा है उसको हम कहेंगे जजमेंट। और लास्ट में जो वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट दे रहा है वहां पे उसको कह देते हैं कोर्ट का ऑर्डर है ये।
वहां पे डिक्री नहीं आ रही, वहां पे हमेशा ऑर्डर आएगा। होती एक ही चीज है, बस इतना सा है, डिक्री की थोड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। जब हम डिक्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप समझोगे, डिक्री में फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं। ऑर्डर भी एक फॉर्मल ही चीज है, बट इतनी कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। तो ऑर्डर भी एक फॉर्मल ऑर्डर है कोर्ट का, ये भी एक फॉर्मल ऑर्डर है कोर्ट का। बस एप्लीकेशन में, पिटीशन में ये हम बनाते होते हैं, बाकी केसेस में हम इस पे आएंगे। बट ध्यान से सुनना, इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शन है जब स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया गया। हम डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए हम पिटीशन फाइल करते होते हैं कोर्ट में। जितने भी हिंदू लॉ में हमारे पास वो दिए हुए हैं ना, रिलीफ्स दिए हुए हैं, मेन रिलीफ्स, उसके लिए हम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते होते हैं। और पिटीशन फाइल कर रहे हैं वहां पे हम, उस पिटीशन में जो आता है, नो डाउट पहले तो जजमेंट ही आएगी, बट उसके बाद ऑर्डर नहीं, उस सिचुएशन में डिक्री ही आती है। आपने पढ़ा होगा हिंदू मैरिज एक्ट, पढ़ते हुए नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे कि वहां पे पिटीशन में भी डिक्री फॉर डिवोर्स आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि एचएमए के सेक्शन 23 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो चीज। तो जहां तो स्टैट्यूट ने प्रोवाइड कर दिया, फिर तो हम पिटीशन में ला रहे हैं, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया। बट इन जनरल जो भी ऑर्डर होगी, जो भी पिटीशन होगी, उसमें क्या आएगा? ऑर्डर आएगा, डिक्री नहीं आएगी। ऑर्डर का मीनिंग तो समझ आ रहा है ना? अब ध्यान से देखना, जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना, एक बारी वैसे देखते हैं, जजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ये सेक्शन 2 में हमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। मैं सिस्टमेटिकली पढ़वाऊंगा आपको, बट अभी जस्ट एक रीडिंग दे रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, 2(9) में जजमेंट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज। जजमेंट का मतलब क्या हुआ? जो स्टेटमेंट जज दे रहा है, डिटेल्ड स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स। ग्राउंड्स मतलब कि किस बेसिस पे मैंने ये डिक्री पास किया या ऑर्डर पास किया। डिक्री में क्या था? डिक्री में मैंने क्रक्स ही तो लिखा कि मैं ये रिलीफ दे रहा हूं। ये रिलीफ देने के लिए मेरे क्या ग्राउंड्स है, किस बेसिस पे मैं दे रहा हूं, उसका जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है वो होती है जजमेंट। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये चीज लिखी हुई है, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी कि जजमेंट जो है वो डिक्री या फिर ऑर्डर के ग्राउंड्स पे आ रही है। अब इसको पढ़ने से तो एक बारी हमें ये लग रहा होता है कि जजमेंट मीन स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी कि ऐसा लग रहा है कि पहले डिक्री आती होगी, फिर ऑर्डर आता होगा, और उसके ग्राउंड्स हमें वहां पे दिए हुए हैं। बट जब इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन पे जाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी जजमेंट्स में लिखी हुई है ये चीज, जब इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन में जब हम जाते हैं, उन्होंने ये बताया यहाँ पे कि इसका मतलब है जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर नहीं है, विच प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। बेसिकली जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, ऑफ द ग्राउंड्स का मतलब यहां पे क्या होगा? विच प्रोवाइड्स ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। यहां पे लैंग्वेज से लगता जरूर है, और कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती भी है, पहले डिक्री आती है या पहले जजमेंट आती है। आपको नहीं रहनी चाहिए, पहले जजमेंट ही आती है। जजमेंट में ग्राउंड्स लिखे होते हैं कि किसके बेसिस पे मैंने ये डिक्री पास किया। है तो एक ही चीज है ना, रिलीफ हमने क्रक्स दे दिया, तो उसका मीनिंग समझिए आपकी। ऑफ द ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि पहले ये आएगा और बाद में जजमेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जजमेंट में उसके ग्राउंड्स लिखे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड्स, जिसके बेसिस पे मैं ये डिक्री पास कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ। तो हमें ये समझ आ गया कि चाहे जजमेंट, हमने यही तो लिखा ना, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यही लिखा कि एडजुडिकेशन चाहे वो सूट में हुई तो डिक्री आ रही थी मेरे पास, अदर केसेस में ऑर्डर आ रहा था, और दोनों ही केसेस में उसके डिटेल्ड रीजंस कहाँ दिए होते हैं? जजमेंट में दिए होते हैं। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो ये ऑर्डर्स है ना, ये भी दो तरह के होते हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऑर्डर होगा जो विद इन दी सूट होगा। आपने अगर सूट फाइल करना है ना, तो कल भी मैंने शायद आपको बताया था, उस सूट के बीच में ढेरों एप्लीकेशंस लगा करती है, छोटी एप्लीकेशन से लेके बड़ी एप्लीकेशन। आज आपको केस नहीं लड़ना है, आप कहोगे कि एडजर्नमेंट दे दो जज साहब, जज साहब कहेंगे एप्लीकेशन ले आइए एडजर्नमेंट की, वो भी तो एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर पास होता है।
आप कहोगे कि जो प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो गई है, अब इसके एलआरस को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जज साहब बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन ले आइए। आप सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लाओगे, दूसरी पार्टी उसका रिप्लाई देगी, दोनों को सुना जाएगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में हमेशा क्या आता होता है, ऑर्डर आता होता है। ये कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो इन बिटवीन दी सूट आ रही हैं हमारे पास? एक एप्लीकेशंस होती है जो इन बिटवीन सूट नहीं आ रही हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली फाइल की जा रही हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने, ध्यान से सुनिए, एक्स ने वाई के ऊपर एक सूट फाइल किया, एक्स ने वाई के ऊपर एक सूट फाइल किया, सपोज करो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आपने मुझे कहा था कि अपना घर आप मुझे सेल कर रहे हो, बाद में आप मुकर जाते हो, तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैं कोर्ट में जा रहा हूं और रिलीफ में क्या मांग रहा हूं कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाई जाए, इन्हें कहा जाए कि ये घर मुझे ही सेल अपना करेंगे। ये चीज मैं कोर्ट से मांग रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, इस चीज के लिए मुझे कोर्ट में क्या फाइल करना पड़ेगा? सूट फाइल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सूट फाइल किया कोर्ट में, अब ढेरों एप्लीकेशंस लगेंगी कोर्ट में। एक एप्लीकेशन आपकी तरफ से आई, आपने एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लगा दिया। दूसरी एप्लीकेशन मैंने लगाई, मैंने टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा दिया। कोर्ट को कह रहा हूं कि इनको रिस्ट्रेन किया जाए। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? सामने वाले को रिस्ट्रेंट करना। मैं कोर्ट से कह रहा हूं इसे रिस्ट्रेंट किया जाए, कि ऐसा ना हो कि ये किसी और को अपना घर बेच दे, वो कि मेरा सूट पेंडिंग रह जाए और ये अपना घर किसी और को सेल कर दे। तो मैं ऐसा कुछ रिस्ट्रेंट मांग रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक्स वाई जेड के ऊपर बीच में जो केस चल रहा है, सपोज करो वाई या एक्स दोनों में से किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उसके एलआरस को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक प्लेंटिफ कहता है कि मैंने इन इन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाना है, मेरे बुलाने पे वो आ नहीं रहे हैं और बहुत ही नेसेसरी विटनेसेस हैं, कोर्ट को कह रहा है उनको बुला दीजिए, सम्मन कर लीजिए उन विटनेसेस को। तो इसके लिए भी उसको क्या लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। प्लेंटिफ कह रहा है कि इस मैटर में तो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट बुलाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एप्लीकेशन। तो उस केस में बहुत सारी एप्लीकेशंस लगती हैं, यानी कि जो ये मैंने सूट फाइल किया था, इन बिटवीन दिस सूट मेरे पास ढेरों एप्लीकेशंस लग रही हैं। और ये जितनी भी एप्लीकेशंस है, इसमें क्या पास होगा? इसमें ऑर्डर पास होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो ऑर्डर ही पास होता है ना। अब हमने ये चीज पढ़ी है कि ऑर्डर की जो डिटेल्स है वो किस में दी होती हैं? वो दी होती है जजमेंट में। क्या ये जो हमारे पास इन बिटवीन दी सूट एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या इसमें भी जजमेंट पास करनी पड़ेगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी जजमेंट्स में मिल जाएगा आपको बहुत। वो कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ये दो तरह की एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन मेरे पास कौन सी आती है? जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए लगा दिया। ये तो मैंने कोई सूट ही नहीं फाइल किया ना, मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास एप्लीकेशन ही लगा रहा हूं, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं है, ये तो इन बिटवीन दी सूट लग रही है। जो मेरे पास मेन क्या था, मेन पिटिशन क्या है मेरे पास, मतलब मेन केस क्या है मेरा? मेन केस सूट है, उसके बीच में एप्लीकेशंस लगी हैं। यहाँ पे मेन ही जो मेरा केस है वो क्या है? वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। तो इसमें तो नो डाउट जजमेंट आएगी जब वो इंडिपेंडेंटली हम फाइल कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर आएगा, इसमें डिक्री तो नहीं आएगी एप्लीकेशन में। और उस ऑर्डर की डिटेल कहाँ पे दी होगी? जजमेंट में दी होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थी हमारे पास। बट जो ये वाली है हमारे पास एप्लीकेशंस विद इन दी सूट लग रही हैं, इसमें ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। कोर्ट कहता है ये जो ऑर्डर होगा, वहां पे भी दो सिचुएशंस बनती है। पहली सिचुएशन, दिस ऑर्डर इज इटसेल्फ अ डिटेल्ड ऑर्डर। जो रीजंस ऑफ प्रनाउंसिंग दिस ऑर्डर है वो इटसेल्फ इसमें लगे होते हैं। आपने अगर कोर्ट में कभी देखा है टीआई एप्लीकेशन टेम्परेरी वगैरह, जब कोर्ट अलाउ कर देता है, तो जब वो ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर ही अपने आप में 5-6 पेजेस का, 10 पेजेस का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस ऑर्डर में ही जज साहब ने क्या किया होगा? डिटेल्स लिखी होगी उस ऑर्डर को प्रनाउंस करने की। तो वो जो डिटेल्स है, इसलिए कोर्ट कहता है कि वो डिटेल उस ऑर्डर में ही कंटेन्ड है, जो इसलिए अदरवाइज हमें सेपरेटली जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। वो ऑर्डर ही कंप्लाइंस कर रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में क्या लिखा था? जजमेंट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट। किस चीज की? डिक्री और, मतलब विच कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर।
तो जब उसके ग्राउंड्स उस ऑर्डर में लिखे गए हैं तो हमें सेपरेटली फिर जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन है तो जजमेंट आनी ही आनी है। एप्लीकेशन अगर विद इन दी सूट लगी हुई है तो उसमें सिर्फ ऑर्डर ही आएगा, और खाली ऑर्डर आ रहा है, सेपरेट कोई जजमेंट नहीं आएगी उसमें। उस ऑर्डर को ही हम डिटेल में उसी ऑर्डर में रीजंस लिखेंगे कि क्यों हमने ये प्रोनाउंस किया है। उसमें डिटेल्ड रीजंस लिखने से क्या हो जाता है, हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जो जजमेंट की डेफिनेशन है उसकी कंप्लाइंस भी फुलफिल हो जाती है। सेपरेट जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट के पास एक और क्वेश्चन आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ऑर्डर हम पास कर रहे हैं ना, दो सिचुएशंस होती है। एप्लीकेशन में जो मैंने ऑर्डर पास किया या तो वो डिटेल्ड ऑर्डर होगा और या फिर वो डिटेल्ड ऑर्डर नहीं होगा। जैसे मैंने टीआई की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई विद इन दिस सूट, तो टीआई की एप्लीकेशन पे जब ऑर्डर आएगा ना वो बिल्कुल डिटेल्ड होगा। उसमें लिखा होगा ग्राउंड्स, अगर वो मुझे रिलीफ ग्रांट कर रहे हैं तो उस रिलीफ को देने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं डिटेल में लिखे होंगे। तो यहाँ पे तो 2(9) की कंप्लाइंस हो गई। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कोर्ट में लगाई एडजर्नमेंट एप्लीकेशन, ये भी तो एक एप्लीकेशन है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा ऑर्डर आएगा, एडजर्नमेंट ग्रांटेड, प्लेंटिफ मूव्ड एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट, डिफेंडेंट हैज नो ऑब्जेक्शन, देयरफॉर एडजर्नमेंट ग्रांटेड। डिटेल्ड रीजंस नहीं लिख रहे हैं कि प्लेंटिफ बीमार था उसने एप्लीकेशन लगाई, ये वो ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में कोई जजमेंट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर्स है। इन क्रक्स आप ये याद रख लेना, हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो दो तरह से होगी। अगर वो एप्लीकेशन विद इन दी सूट लग रही है तो ठीक है, उस एप्लीकेशन का जो फाइनल डिसीजन होगा उसको हम ऑर्डर कहेंगे। आपको कल की क्लास में बताया ना कि जो मेन सूट है हम उसको साइड रख देंगे, पहले एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। तो जो एप्लीकेशन डिसाइड की है उस पर जो भी डिसीजन आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर। और वो डिटेल्ड होता है हमेशा। नहीं भी है डिटेल्ड इन केसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑर्डर ही रहेगा, सेपरेट जजमेंट नहीं आएगी। बट जब हमने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन फाइल की है सूट में नहीं अलग से, तो उसमें हमेशा जजमेंट आएगी डिटेल्ड और ऑर्डर में उसका क्रक्स लिखा होगा। तो आपको तीनों में ये चीज तो समझ आ रही है। हमने 3 टर्म्स यहाँ पे पढ़ी हैं। पहला जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। वो जो एडजुडिकेशन जो ये आपको बताया, इससे आपको चीजें काफी क्लियर होगी। याद रख लेना टिप्स पे, सिर्फ और सिर्फ सूट में ही डिक्री आती है, किसी और चीज में डिक्री नहीं आएगी। अदर चीजों में हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ये लिखा हुआ है। अगर हम वापस से सेक्शन 2 देखेंगे डेफिनेशंस, आप देखिए 2(2) में क्या लिखा हुआ है हमारे पास। डिटेल में अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि डिक्री शुरू नहीं हुआ अभी हमारा टॉपिक, हम सिर्फ इतना सा पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अभी हमने पढ़ा ना एडजुडिकेशन हो रही है, एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ऑर्डर 20 में हमें दिया हुआ है कि क्या उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। फॉर्मल एक्सप्रेशन विच सो फार एज रिगार्ड दिस, इसको छोड़िए, ये एनी अदर मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सीज इन अ सूट एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। यानी कि जब इसको डिटेल में हम पढ़ रहे हैं हमें ये चीज समझ आ रही है कि डिक्री किसमें होगी, हमेशा इन अ सूट। अगर सूट में हम किसी कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसमें आएगी डिक्री। अगर वो सूट नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, तब फिर उसमें डिक्री नहीं आएगी। बट डिक्री क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि क्रक्स है उसका, ये हमें समझ आ गया। फिर आप देखिए ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, 214 में लिखा हुआ है, ऑर्डर मीन्स अगेन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। यानी कि ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये भी ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मली हुआ ना जब वो कह रहा है कि ये चीज दी जाए या ना दी जाए, कैजुअल एक्सप्रेशन तो नहीं है वो। तो ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, डिक्री भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन था। डिक्री हमेशा सूट में आती है, अगर वो डिक्री नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। डिक्री कब नहीं होगी, जब वो सूट नहीं होगा। सूट नहीं होगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन होगी या फिर पिटीशन होगी। तो आपको ये चीज समझ आई कि डिक्री हो या फिर ऑर्डर हो, दोनों ही क्या है, दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशन है। दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट के।
बट जो जजमेंट होता है, जजमेंट इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, लिखा नहीं हुआ है वहां पे। जजमेंट इज डिटेल्ड स्टेटमेंट, वो लिखा हुआ है जजमेंट की डेफिनेशन में जो अभी हम पढ़ भी रहे थे। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, यानी स्टेटमेंट का मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, डिटेल्ड स्टेटमेंट, जिसमें क्या लिखा होगा, ग्राउंड्स लिखे होंगे डिक्री और ऑर्डर के, कि मैं ये डिक्री पास कर रहा हूं, ये मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, इस ऑर्डर को और इस डिक्री को प्रनाउंस करने के पीछे जो मेरे ग्राउंड्स हैं, जो रीजंस हैं, वो मैं इस जजमेंट में डिटेल में लिख रहा हूं। तीनों में ऊपर ऊपर से तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना, तीनों में मीनिंग क्लियर हो गया। अब तीनों टॉपिक को वन बाय वन हम करेंगे, ठीक है। मतलब ये सेक्शन 2 हम स्टार्ट करेंगे तो तीनों टॉपिक को हमने वन बाय वन करना है। हम स्टार्ट ही इसी से करते हैं, कर लेते हैं। इसको करवाने से पहले ना, वैसे देखो सेक्शन 1 भी है मेरे पास। सेक्शन 1 एप्लीकेशन की बात कर रहा है, उसकी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट की, वो बाद में कर लेंगे जब किसी लेक्चर में 10-15 मिनट पढ़े होंगे ना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पढ़ाना है कि सीपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो वो मैं बाद में करवा दूंगा, बीच में टॉपिक के नहीं लेके आ रहे। अभी तो हम मेन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे अगर डेफिनेशन क्लॉज हम स्टार्ट करते हैं तो देखो 2 सबसेक्शन 1 में हमें क्या दिया हुआ है, कोड। कोड मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड इंक्लूड्स रूल्स, ये तो हमें भी पता है। ये जो सीपीसीएस में सिर्फ सेक्शंस नहीं है, रूल्स जो आगे आपको दिए हुए हैं, इट इज ऑल्सो, रूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोड, वही चीज लिखी हुई है आपको यहाँ पे। अब 3 में आपको सेक्शंस पहले करवा रहा हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 यानी कि डिक्री, फिर 2 सबसेक्शन 9 यानी कि जजमेंट, 2 सबसेक्शन 14 यानी कि ऑर्डर। ये तीनों हमें पहले डिटेल में करने पड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। आप ये मान के चलना यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड, और वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्री। पर हम डायरेक्टली डिक्री को तो नहीं कर सकते ना, पहले क्या दोनों में से पहले क्या आएगा, पहले तो जजमेंट ही आएगी ना। जब कोर्ट ने फाइनल हियरिंग कर लिया उसके बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले जजमेंट प्रनाउंस की जाएगी, उसके 15 दिन के बाद क्या होगा, डिक्री वगैरह आएगी। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो जजमेंट पढ़ रहे हैं, जजमेंट करने के बाद फिर आगे देखेंगे। जो जजमेंट का टॉपिक है उसके लिए हम एक तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 को रेफर करेंगे, डिफाइन किया हुआ है उसने। सेक्शन 33 को रेफर करेंगे, जजमेंट वहां पे भी उसके बारे में लिखा हुआ है, जजमेंट एंड डिक्री दोनों चीजों के लिए लिखा हुआ है। और एक हम पढ़ेंगे ऑर्डर 20। ये 3 चीजें हमने पढ़नी है जजमेंट के लिए। यहाँ पे आपको जजमेंट डिफाइन किया हुआ है 2-9 में, मीनिंग दिया हुआ है एक तरह से, अभी हमने पढ़ा भी उसको, वापिस से पढ़ते हैं। फिर 33 सेक्शन में देखते हैं जजमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है और डिक्री के लिए कंबाइंड, और फिर देखेंगे ऑर्डर 20 में क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा। कल हमने यही तो पढ़ा ना, रूल्स में क्या लिखा हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस चीज की, जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग, जो हमें सेक्शन दिया हुआ है उसको डिटेल में एलैबोरेट किया हुआ है ऑर्डर्स में। तो यही हमने अब फिर डिटेल में पढ़ना होगा, यानी कि डिटेल प्रोसीजर हमें यही मिलने वाला है ऑर्डर 20 में। तो जजमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए आप, मैं पहले पढ़ा देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, फिर लिखने वाले पार्ट पे आएंगे। सबसे पहले 2-9 वैसे तो अभी पढ़ाया, फिर भी वापस से पढ़िए। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ऑफ द ग्राउंड्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ग्राउंड्स ऑन विच डिक्री और ऑर्डर इज पास्ड। अगर आप इसका मीनिंग यहाँ से पढ़ोगे तो समझ आएगा आपको। देखो क्या लिखा है, ये सेंस बन रही है इसकी इंटरप्रिटेशन। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच डिक्री और ऑर्डर इज पास्ड, यानी कि डिक्री और ऑर्डर जो हमने पास किया है उसके डिटेल्ड ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कहाँ पे, जजमेंट। ये किसी भी सेंस में आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा है उसका, कि पहले जजमेंट आएगी या पहले डिक्री आई, ये सिर्फ जजमेंट को डिफाइन कर रहा है। बट जब हम इसको फ्लो में पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे इसको मिसरेड कर लेते हैं कि पहले डिक्री आ रही है फिर जजमेंट आ रही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो जजमेंट है वो डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी जिसमें ग्राउंड्स लिखे होंगे, किस चीज के ग्राउंड्स, कि मैंने ये डिक्री ऑर्डर क्यों पास किया, ये मीनिंग है जजमेंट का। फिर हम सेक्शन 33 पे आते हैं। इसके बाद सेक्शन बेयर में निकाल लेना अपने,
सेक्शन 33। बस पूरे सीपीसी में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं आती है, ये जो बेयर एक्ट बार बार हिलाना पड़ता है ना। बाकियों में ऐसा नहीं है ना, इसमें तो एक सेक्शन निकालो फिर ऑर्डर उसका भी 20 निकाल लेंगे, वो पूरा हिल जाता है बेयर एक्ट। आपके इसमें तो ईजी है निकालना, बट इसमें फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रहा 33, देखिए क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 33, हेडिंग भी हमारे पास क्या है इसकी, जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट एंड डिक्री भी साथ में ही हो रहा है। जब हम डिक्री पढ़ेंगे 2 उसके साथ भी सेक्शन 33 पढ़ेंगे, तो जजमेंट के साथ भी पढ़ रहे हैं। जजमेंट को डिफाइन हमें कहाँ पे किया हुआ है, सेक्शन 2(9) में। दी और द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, वो कहते हैं जब केस सुन लिया कोर्ट ने। हर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लिख लेना यहाँ पे, फाइनल हियरिंग। हर्ड का मतलब हुआ फाइनल हियरिंग। आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शेल प्रनाउंस जजमेंट। यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है आपको, जो हमने 2(9) पढ़ा ना अभी, वहां पे सिर्फ मीनिंग दिया हुआ था, जजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ था। जजमेंट का किसी भी तरह से सीक्वेंस नहीं दे रहा था, सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वो कहता है जब फाइनल हियरिंग हो जाएगी कोर्ट, और ये मैंडेटरी है, शेल प्रनाउंस जजमेंट, कोर्ट को जजमेंट प्रनाउंस करनी पड़ेगी। एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शेल फॉलो। उस जजमेंट के को क्या फॉलो करेगी, डिक्री, यानी कि पहले जजमेंट आएगी और फिर डिक्री आएगी। फाइनल हियरिंग से 30 डेज में जजमेंट आएगी, जजमेंट के 15 दिन में डिक्री आएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ऑर्डर 20 में। प्रोसीजर क्या है, वो एक्सप्लेनेशन है ना, इन्हीं की तो एक्सप्लेनेशन है। यहां तो इन्होंने सिर्फ सीक्वेंस आपको दे दिया कि जब केस को फाइनली सुन लिया किसी जज साहब ने, उसके बाद जजमेंट आएगी एंड उस जजमेंट को फॉलो करेगी डिक्री, उसके बाद डिक्री आएगी। ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं 2 क्लासेस से। अब वापस हम आ रहे हैं ऑर्डर 20 पे। वापस नहीं, मतलब ऑर्डर 20 देख रहे हैं अभी हम। आप निकाल लीजिए बेयर एक्ट्स में भी अपने। ऑर्डर 20, इनमें रूल्स बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे अब 21 तो चलता ही रहेगा, 21 तो वैसे ही बहुत बड़ा ऑर्डर है। जहाँ पे भी बेयर एक्ट में आपके जजमेंट लिखा हुआ है ना, उसके साथ भी लिख लेना रेड विद दिस 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 सेक्शंस। जैसे 2(9) लिखा हुआ है, जजमेंट को डिफाइन किया हुआ है, रेड विद 33 और ऑर्डर 20। फिर 33 के सामने लिख लेना रेड विद 2(9) एंड ऑर्डर 20। 20 ऑर्डर के सामने लिख लेना रेड विद सेक्शन 2(9) एंड 33। इसी तरह से याद होंगे आपको सारे, कि जब भी मैंने जजमेंट पढ़ना है तो ये तीनों सेक्शन मेरे माइंड में आ जाने चाहिए। और इसके अलावा फिर सीपीसी में आपको कहीं और प्रोविजन भी नहीं मिलेगी उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर 20 में हमें जजमेंट दिया हुआ है, खाली जजमेंट नहीं दिया हुआ, साथ में डिक्री भी दिया हुआ है। तो बट अभी तो हम क्या पढ़ेंगे, डिक्री तो हमने स्टार्ट नहीं किया। जब डिक्री स्टार्ट करेंगे उसके लिए भी हम ऑर्डर 20 रेफर करेंगे, बट अभी हम सिर्फ जजमेंट के लिए रेफर कर रहे हैं। इस ऑर्डर 20 के रूल 1 से लेके 5, रूल 1 to 5 जो है वो जजमेंट से डील कर रहे हैं। रूल 6B जो है वो जजमेंट से डील कर रहा है। रूल नंबर 20 जो है वो जजमेंट से डील कर रहा है। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो सारे डिक्री के बारे में आपको बता रहे हैं। तो रूल नंबर, इतने ही रूल्स पढ़ने हैं अभी, टोटल 20 तक रूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। बट हमें कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 1 to 5, 6B एंड रूल 20, क्योंकि जजमेंट के बारे में वही बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो डिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, बेसिक लिख लेते हैं ना जजमेंट वगैरह के बारे में, फिर इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं वो। लिखने वाला पार्ट कर लीजिए आप।
नोट्स में हेडिंग बनाना। किसी का डाउट है कि कोड में तो सेक्शंस भी है तो यहाँ पे रूल ही क्यों लिखा है? जो कोड लिखा हुआ है ना, जो सीपीसी, जो हमने रूल वन, वो सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पढ़ा ना, उसमें लिखा कोड इंक्लूड्स। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कोड मीन्स। अगर लिखता ना कि सीपीसी मतलब कोड इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ, सेक्शंस तो है ही हैं, हम सेक्शंस ही पढ़ रहे हैं वहां पे। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि इसके अलावा कोड में रूल्स जो दिए हुए हैं वो भी कोड का ही पार्ट है। कोड इंक्लूड लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि जो रूल्स दिए हुए हैं वो भी पार्ट ऑफ दी कोड है। हमें ये नहीं लेके चलना कि सेक्शंस पे ही हमारा कोड खत्म हो जाएगा। सीपीसी सेक्शंस पे खत्म नहीं हो रहा, जो ऑर्डर दिए हुए हैं उसके बाद, यानी कि जो रूल दिए हुए हैं, इट इज पार्ट ऑफ दी कोड, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन दिखती है आपको। डिफरेंस समझ आ रहा है ना? डाउट क्या उनका, वो कह रहे हैं कि सेक्शन क्यों नहीं लिखा, कि कोड इंक्लूड सेक्शन। सेक्शंस तो इंक्लूडेड ही है, सेक्शन में डेफिनेशन दे रहा है। अगर उसने लिखा था ना कोड मीन्स ऑर्डर्स, फिर आप कहते हैं सेक्शंस क्यों नहीं लिखा, उसमें तो सेक्शंस भी आ रहे हैं। उन्होंने लिखा इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब हुआ कि सेक्शंस तो है ही हैं, उसके अलावा ये भी इंक्लूड इसमें रहेगा। ठीक है, हेडिंग लिखना डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। देखो, आज तक आपने जो सीपीसी पढ़ा होगा ना, इससे पहले भी जब भी लॉ में पढ़ा होगा या कहीं पे भी, मोर ओवर हम सीपीसी को एक तो बोरिंग मान के चलते होते हैं, दूसरा हम करते होते हैं क्रैमिंग इसमें। अंडरस्टैंडिंग तो बिठाते ही नहीं है कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। आपने पहले भी तो डिग्री पढ़ा हुआ है, बट कभी सोचा नहीं होगा ना कि क्या एक्चुअल में क्या होती है कैसे। अभी थोड़ी पिक्चर तो समझ आ गई होगी, जब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तीनों टॉपिक को, वो पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। बट पूरे सीपीसी को अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो उसका प्रैक्टिकल एंगल जो होगा ना, वो साथ में लेके चलना। उसको समझना है हमने, चीजों को सिर्फ क्रैम नहीं करना। क्रैमिंग भी जरूरी है, जैसे सेक्शन नंबर वगैरह, ऑर्डर नंबर वगैरह, वहां क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी। बट ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? समझने पे। चीजें समझ आ रही हैं, क्रैम अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, इसमें लिखिए सबसे पहले डिक्री कहाँ पे दिया हुआ है आपको? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिफाइंस। डेफिनेशन दिया हुआ है ना यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंगली डिक्री का क्या मीनिंग हुआ? फॉर्मल एक्सप्रेशन। फिर लिखिए ऑर्डर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइंस। ऑर्डर को क्या डिफाइन किया हुआ है? ये भी क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन। जब हम इसको डिटेल में लिखना शुरू करेंगे ना, तब हम वहाँ पे देखें पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में ये फॉर्मल एक्सप्रेशन भी क्या होता है। इसको भी डिटेल, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कोई लॉ उसके लिए प्रॉपर आपको एक फॉर्मल रूल्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसके लिए रूल्स हमें फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए कहाँ दिए हुए हैं? ऑर्डर। डिक्री के लिए तो हमें कहाँ दिए हुए हैं? ऑर्डर 20 में दिए हुए हैं। क्या कह रहे हो आप? नहीं, जजमेंट फॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं, बट दी वर्ड, जो वर्ड्स है ना वहां पे, वो जब हम 2:9 पढ़ रहे हैं जजमेंट की डेफिनेशन, वहां फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज नहीं किया हुआ उन्होंने। और याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, प्रीलिम्स हमेशा हमें बेयर के अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। वहां पे आपसे पूछ लिया कि जजमेंट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिटेल्ड एक्सप्रेशन, तो डिटेल्ड पे आंसर करके आओगे, आप फॉर्मल पे नहीं करोगे। जजमेंट फॉर्मली प्रोनाउंस की जाती है, बट इट इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्यों क्यों नहीं है? सिर्फ क्योंकि लिखा नहीं हुआ वहां पे डेफिनेशन में। यहाँ पे स्पेसिफिकली जब हम डिक्री पढ़ रहे हैं, जब ऑर्डर पढ़ रहे हैं, 2:2 में और 2:14 में, दोनों में वो टर्म यूज किया हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन। और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम डिक्री पढ़ेंगे, जब ऑर्डर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम जजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे और। ठीक है, थर्ड लिखिए जजमेंट। जजमेंट सेक्शन 2:9 डिफाइंस। जजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? इसमें लिखना फ्रेज, फॉर्मल एक्सप्रेशन, फ्रेज, फॉर्मल एक्सप्रेशन इज
नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, देयरफॉर जजमेंट की डेफिनेशन में फॉर्मल एक्सप्रेशन टर्म यूज नहीं किया हुआ, और अगर ये नहीं यूज किया हुआ तो लिखिए देयरफॉर जजमेंट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि यही एक्सप्रेशन उसने यूज किया हुआ है, डिटेल्ड स्टेटमेंट्स फुल स्टॉप, इट कंटेन्स द रीजनिंग ऑब्लिक ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, रीजनिंग ऑफ डिक्री और ऑर्डर। इसके बाद लिखना एडजुडिकेशन। जो मैंने आपको आज पूरी क्लास में हमने क्या किया, सबसे पहले जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के बारे में पढ़ा ना हमने, क्या होता है, तो ये हमने कंबाइंड लिखा उसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे, अभी उसी को लिख रहे हैं जो हम पहले कंबाइंड पढ़ रहे थे। फिर हमने एक टॉपिक उठाया उसमें से जजमेंट, तो जब हम जजमेंट लिखना शुरू करेंगे वो अलग से मैं आपको हेडिंग बनवाऊंगा, ठीक है। फिर लिखिए एडजुडिकेशन। ये भी मैंने आपको बताया एडजुडिकेशन दो जगह पे होती है, सूट में या फिर अदर केसेस। ये लिखना नोट्स में इसलिए ज़रूरी है, एक साल के बाद आपको याद नहीं रहने वाला कुछ भी कि क्या क्या हमने पढ़ा था, तो जब रिवाइज करोगे रजिस्टर 2 बारी 4 बारी, ये टिप्स पे हो जाएंगी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन या फिर पिटीशन एटसेट्रा। सूट में पहले हमारे पास क्या आएगा, ये वैसे सूट के लिए जब हम पढ़ेंगे ना, सेक्शन 26 में दिया हुआ है, ऑर्डर 4 में दिया हुआ है, तब डिटेल में, वैसे लिखना लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, तब आपको डिटेल में हो ही जाएगा। सूट में सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट जजमेंट, फिर आएगी डिक्री, कितने दिन में, 15 डेज में। ये लिखा हुआ है ऑर्डर 20, जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, वहां लिखा हुआ है। ये हमने लिखा है अदर केसेस एप्लीकेशन पिटीशन एटसेट्रा, इसमें लिखिए आगे। इसमें भी क्या आएगा हमारे पास पहले, इसमें भी फर्स्ट जजमेंट, फिर आएगा ऑर्डर। इसका कोई ऐसे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ हमें। इसमें लिखना ये जो पिटीशन एप्लीकेशन हमने लिखे हैं ना, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब आप कैसे करोगे इसको, एरो बना के लिख लेना। ये जो मतलब ये समझ रहे हो ना आप, ये एप्लीकेशन और पिटीशन होता क्या है। सूट तो हमें पता ही है, नहीं भी पता तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सीपीसी में वही तो पढ़ना है हमने। ये पिटीशन एप्लीकेशन के हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें लिखिए फॉर एग्जांपल प्रोबेट पिटीशन, प्रोबेट पिटीशन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, पूरा लिख लेना भले ही। प्रोबेट पिटीशन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या होती है, प्रोबेट पिटीशन दैट इज टू ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट दैट द डिसीज्ड पर्सन्स विल इज वैलिड, इसको कहते हैं प्रोबेट। इसमें लिखना सबसे पहले क्या प्रोनाउंस होगा, फर्स्ट। ये देखो ये प्रोबेट की क्या है, एप्लीकेशन है, यहाँ लिख देना, सॉरी पिटीशन है ये। प्रोबेट की हमारे पास क्या है, पिटीशन। जब कोई पर्सन एक वसीयत लिखता है ना, विल लिखता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो पीछे से ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये वसीयत जो उसने लिखी है, जो विल लिखी है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। अब वैलिड है या नहीं वो कौन बताएगा, वो तो कोर्ट बता पाएगा, क्योंकि विल की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, नंबर ऑफ विटनेसेस वहां पे होने चाहिए।
जो हमने पढ़ा है ना, अगर आपको अटेस्टेशन वगैरह थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है एविडेंस करते हुए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप समझिए विल की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कोर्ट के पास आप उस विल को लेके जाओगे, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये विल वैलिड है या नहीं है। और उस चीज के लिए आप कोर्ट में सूट नहीं फाइल करोगे, आप पिटीशन फाइल करोगे। पिटीशन किस चीज के लिए फाइल हो रही है वहां पे? प्रोबेट के लिए। कि प्रोबेट मतलब कि दिस इज द वैलिड कॉपी ऑफ विल। विल जब वैलिड हो जाएगी, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो प्रॉपर्टी उस जो भी जिसके नाम पे भी वो विल लिखी गई है उसको मिल जाएगी सारी की सारी। तो इसके लिए क्या डाला? पिटीशन। पिटीशन में पहले क्या आएगा? जजमेंट आएगा, बट उसके बाद डिक्री तो नहीं आएगी, ऑर्डर आएगा कोर्ट का। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट जजमेंट, फर्स्ट जजमेंट इज पास्ड, फिर नाउ नो डिक्री एज इट इज नॉट अ सूट। ये सूट नहीं है तो डिक्री नहीं आएगी। क्या आएगा हमारे पास? इंस्टेड ऑर्डर इज पास्ड। इंस्टेड ऑर्डर इज पास्ड। सेकेंड एग्जांपल लिखना है इसी में। एप्लीकेशन अंडर एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, फॉर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन अंडर गार्डियनशिप एक्ट, एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। ये जितनी भी चीजें, ये क्या है? ये सूट तो है ही नहीं है, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन है। सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी, पहले जजमेंट आएगी हमारे पास और उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा, डिक्री इनमें नहीं आएगी क्योंकि ये सूट नहीं है। ठीक है, तो जितनी हमने दो एग्जांपल जो लिखे, हमने क्या लिखा देखो, इनमें दोनों में हमने एप्लीकेशन लिखा और ऊपर वाले में हमने क्या किया? पिटीशन लिखा। यानी कि पिटीशन में, एप्लीकेशन में डिक्री नहीं, हमारे पास ऑर्डर आएगा। डिक्री सिर्फ सूट में आती होती है। जब 2 सबसेक्शन 2 डिटेल में जाएंगे तो फिर ये चीज़ भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी भी दिखाया मैंने, बट अदरवाइज हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर इसको। इसमें नोट लिखना नीचे, इसी के साथ ही है मतलब नोट। इसमें लिखना पिटीशंस, पिटीशंस आर ऑल्सो एप्लीकेशंस बट दे आर treated like suit in some cases. In some cases, for example, divorce petition, RCR petition, etc. है तो ये पिटीशन है, बट हेंस इट इज फॉलोड बाय अ डिक्री। फॉलोड बाय डिक्री, ये काइंड ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एक्सेप्शन हो जाएगा। व्हेन स्पेसिफिक प्रोविजन इज मेड बाय स्टैच्यूट। किसी स्टैच्यूट में स्पेसिफिकली लिख दिया तो भले ही वो पिटीशन फाइल हो रही है वहां पे, उसमें डिक्री आ सकती है, बट इन जनरल सिर्फ सूट में ही आती होती है। बट किसी स्पेसिफिक स्टैच्यूट में लिख दिया कि इसमें डिक्री आएगी, जैसे कि
डिवोर्स पिटीशन वगैरह हम एचएमए में फाइल करते हैं, तो 23 सेक्शन में स्पेसिफिकली ये चीज़ें लिखी हुई है। जब एचएमए पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। तो ये तो चलो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं भी पढ़ रहे तब भी कोई बात नहीं है। मतलब कल को ये ना हो ना आप सोचो कि अरे ये तो पिटीशन थी, इसमें कैसे डिक्री आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आता है। अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज पिटीशन में, एप्लीकेशन में ऑर्डर ही आएगा, डिक्री सिर्फ किस में आएगी, सूट में आएगी। ठीक है, अब सेकंड लिखिए। इसमें नोट्स में लिख रहे हैं, ये फर्स्ट था, नोट्स में ही अब हम सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ये सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। इसमें लिखना डज interim order interim orders passed are orders under section 214 and judgment is pronounced as per 2 subsection 9। इंटरिम ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो इन बिटवीन दी सूट फाइल मतलब पास किए जा रहे हैं। इंटरिम मतलब इन बिटवीन, जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स में, जिसको जिमनी ऑर्डर्स हम कह देते हैं। जिमनी मतलब जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट हर हियरिंग पे एक ऑर्डर पास कर रहा है, ऑल आर इंटरिम ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, क्या ये इंटरिम ऑर्डर्स भी 214 के अकॉर्डिंगली ऑर्डर है? 214 में ऑर्डर की डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो ठीक है, बिल्कुल 214 में ऑर्डर तो होना चाहिए। बट फिर क्या है, एंड जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एज पर सेक्शन 29 में तो यही लिखा हुआ है ना, हर ऑर्डर का डिटेल्ड जो रीजन होंगे वो जजमेंट में लिखा होगा। तो बट इन वाले का तो नहीं लिखा होगा ना, वो अभी मैंने आपको समझाया। अगर वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है तब उसका डिटेल में जजमेंट आएगा। अगर वो पार्ट ऑफ द सूट कोई एप्लीकेशन लग रही है तो उसका डिटेल में जजमेंट नहीं आएगा। इन दी ऑर्डर इटसेल्फ उसके रीजंस लिखे होंगे। ये चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट, यस interim orders are orders अंडर सेक्शन 214। 214 में जो ऑर्डर पास कर रहे हैं वो इंटरिम भी होते हैं और इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं, वो भी उसी में कवर हो रहे हैं। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस द ऑर्डर्स itself itself may contain, in practice the order itself may contain the reasoning and that is sufficient, that is sufficient to qualify as a judgment, that is sufficient to qualify as a judgment for that order, therefore ब्रैकेट्स में लिखना no separate judgment, कोई सेपरेट जजमेंट नहीं आएगी। उस ऑर्डर में ही जो रीजंस दिए हुए हैं वो इटसेल्फ उसको सफिशिएंट है, वही मान के चल रहे हैं कि दैट इज डीम्ड जजमेंट ऑल्सो, क्योंकि ऑर्डर में ही आपने रीजन लिख दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी कंप्लाइंस हो रही है 2 सबसेक्शन 9 की भी। इसमें लिखिए, इसी में मतलब आगे फुल स्टॉप करके लिखना, इन सच अ केस, नहीं, इवन इन माइनर प्रोसीजरल ऑर्डर्स, minor procedural orders sometimes no detailed reasoning is given। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में लिख लेना, एडजर्नमेंट ऑर्डर, नो डिटेल्ड रीजनिंग इज गिवन इन सच केसेस, नो सेपरेट जजमेंट
इज रिक्वायर्ड, इनमें भी कोई सेपरेट जजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। लास्ट में बस ये लिख लेना, देयरफॉर जजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑब्लिक पिटिशंस filed before court which is not a suit and filed not during the proceedings of suit but independently of that सूट। जब इंडिपेंडेंटली ऑफ दैट सूट हमने फाइल किया कोई भी एप्लीकेशन वगैरह पिटिशन वगैरह, उसी में जजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो पार्ट ऑफ द सूट है उसमें कोई एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, वहां पे जजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने समझा भी दिया सारा। वही चीज़ लिखवाई है कि कल को अगर रिवाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल लिखना, ये खत्म हो गया, मतलब इसी का एग्जाम्पल लिख रहे कंबाइंड में। एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ contract relating to specific performance. Suppose there is a contract relating to specific performance. There was a contract which was breached. Plaintiff says before the court that he wants to he wants it to be specifically enforced. It to be specifically enforced। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना है, इन दैट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पूरा लिख लेना भले, इन दैट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सपोज कोर्ट फ्रेम्ड 6 इश्यूज। कितने भी बन सकते हैं वो तो, मान कोर्ट ने इश्यूज बनाने हैं तो जो डिस्प्यूट वाले इश्यूज बने वो 6 इश्यूज कोर्ट के सामने बनते हैं। नाउ क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब सामने वाले पार्टी ने अगर ब्रीच किया है तो वो कहता है मुझे एज इट इज उसकी परफॉर्मेंस चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एज इट इज सामने वाले को बोलो, वो परफॉर्म करेगा। अब उसने केस डाल दिया कि एज इट इज परफॉर्म करवाया जाए। कोर्ट ने दोनों पार्टीज के बीच में जो झगड़ा था उसको चलते हुए, उसको देखते हुए 6 इश्यूज बना दिए। अब इसमें लिखिए, नाउ ऑल दीज इश्यूज must be decided वन बाय वन। सभी इशू को डिसाइड करना पड़ेगा कोर्ट को। फाइंडिंग्स ऑन ईच इशू इज मैंडेटरी। एक एक इशू पे फाइंडिंग भी देनी पड़ेगी। इसमें लिखना, इन दी एंड इफ देयर इज रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया उस सिचुएशन में, द डिटेल्ड स्टेटमेंट
द डिटेल्ड स्टेटमेंट कंटेनिंग रीजनिंग इज कॉल्ड, बताइए, जजमेंट। उस रिलीफ को देने के लिए जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है उसको हम जजमेंट कहेंगे। क्रक्स ऑफ द जजमेंट और क्रक्स ऑफ द जजमेंट और द ऑपरेटिव पार्ट, द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट और द एसेंस ऑफ द जजमेंट इज कॉल्ड डिक्री। इसको हम कहते हैं डिक्री। नोट में लिखना, डिक्री इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पर्पस, एवरी पर्पस इन फ्यूचर, एवरी पर्पस इन फ्यूचर। डिक्री आपको हमेशा रिक्वायर्ड होगी, कुछ भी करना है, अपील फाइल करनी है, बाकी की चीज़ें सब में डिक्री की रिक्वायरमेंट आपको होगी। और लास्ट लिख देना हेडिंग बना के, स्टेजेस, स्टेजेस हेडिंग बना लेना, उसमें लिखना स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेज हमारे पास है फाइनल हियरिंग के बाद, है ना, आफ्टर फाइनल हियरिंग। जब केस को फाइनल हियरिंग कर लिया गया तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज हमारे पास आएगा, जजमेंट इज ड्रॉन। कितने दिन में? विद इन 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल हियरिंग। पूरा लिख लेना आप, नीचे लिख देना 30 + 30। इससे आप रेफरेंस के लिए लिख रहे हो कि विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 30 days। सेकेंड स्टेज क्या आती है हमारे पास? सेकेंड स्टेज आती है डिक्री। जजमेंट इज फॉलोड बाय अ डिक्री, जजमेंट इज फॉलोड बाय अ डिक्री, ब्रैकेट्स में लिख लेना, विद इन 15 days, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। डिक्री शीट, डिक्री शीट इज ड्रॉन। 15 दिन के अंदर हमें डिक्री शीट बनानी पड़ेगी। कैसी होती है डिक्री शीट वो मैंने आपको बता दिया। सलोनी का डाउट है कि सर अगर जैसे हम सपोज डिवोर्स पिटीशन ही डाल रहे हैं, हम डिवोर्स पिटीशन के बीच में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस लगा देते हैं, लाइक मेंटेनेंस की लगा दिया, कोई किसी भी चीज़ की लगा दिया, जो भी एंसिलरी हमारे रिलीफ होते हैं उनके लिए हमने एप्लीकेशन लगा दिया या अदरवाइज, तो वो क्या होंगे, मतलब कि वो उस ऑब्वियसली बात है वो इंटरिम ऑर्डर्स हुए, वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं फाइल किए जा रहे हैं। और अगर वो इंटरिम ऑर्डर्स हैं तो उसमें कोई सेपरेट जजमेंट नहीं आएगी, उसमें सिर्फ ऑर्डर ही आना है हमारा। वो ऑर्डर डिटेल्ड होंगे। लाइक आपने मेंटेनेंस भी मांग लिया, किसी ने डिवोर्स लगाया हुआ था, हस्बैंड वाइफ ने मेंटेनेंस मांग लिया, कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया। नाउ उस मेंटेनेंस को ग्रांट जब कोर्ट ने किया, वो इंटरिम ऑर्डर होता है, ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स आ रहा है, उस ऑर्डर में ही उसके डिटेल्ड रीजंस लिखे होंगे, अलग से जजमेंट उसके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, अब हेडिंग बनाना, जजमेंट। अब हम ये तो तीनों टॉपिक है ना, एक एक हम पढ़ रहे हैं, इसमें से सबसे पहला टॉपिक जजमेंट। इसमें लिखना रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, फिर सेक्शन 33, फिर ऑर्डर 20, इसमें लिख देंगे ऑर्डर 20 में ही हम रूल 1 to 5, रूल 6B एंड रूल 20। 6B है ये, ठीक है, रूल 6B, ये सभी हमने इसमें पढ़ने हैं। 2 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ लिया हुआ है, 2 सबसेक्शन 2 तो पढ़ लिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, मीनिंग ऑफ जजमेंट यानी कि डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंस जजमेंट। सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, सीक्वेंस ये नहीं बता रहा है हमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली इसमें लिखिए जजमेंट मीन्स, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स में लिखना डिटेल्ड, डिटेल्ड स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ के ब्रैकेट्स में लिखना विच कंटेन्स ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का क्या मतलब हुआ, विच कंटेन्स ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो हमने जो कहानी इतनी पढ़ी है कि जजमेंट डिटेल्ड, यही तो है, हमने यही तो जो मीनिंग लिखा हुआ है यही तो पढ़ा ना, कि डिक्री और ऑर्डर में तो क्रक्स लिखा होगा। अब वो रिलीफ जो मैंने ग्रांट किया है डिक्री और ऑर्डर में, वहां तक पहुंचने के लिए उसकी डिटेल्ड में जो रीजंस होंगे, जो ग्राउंड्स होंगे वो ग्रांट करने के, वो मैंने लिखे होंगे कहाँ पे, जजमेंट में। वही चीज सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखिए, इट मीन्स, इट मीन्स, थोड़ा सा हिंदी में लिख लेना, जो भी डिक्री शीट, डिक्री शीट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में मत लिखना, मैंने पिछली बारी ऐसे ही लिखवाया एक दो जगह पे, टेस्ट हुआ यहाँ पे ऑफलाइन में, एक बच्चा वही हिंदी में लिखने लग गया वहाँ पे, इसका मतलब जो भी ऐसा हो रहा है। अरे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सर, वहाँ तो आप प्रॉपर लिखोगे ना, अगर लिखना है आपको कुछ तो, है ना। इट मीन्स जो भी डिक्री शीट और ऑर्डर, डिक्री शीट और ऑर्डर में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या ग्रांट किया है, लिखा हुआ है यानी कि ब्रैकेट्स में लिख लेना ग्रांटेड, उसके पीछे, हिंदी का भी पेपर देना ना, देखो प्रैक्टिस हो रही है आपकी, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, ग्राउंड्स क्या है, रीजनिंग या फिर ग्राउंड्स क्या है। कल को भूल गए तो इसको पढ़ के आपको याद आ जाएगा। एरो बना के लिखना दैट डिटेल्ड रीजनिंग ग्राउंड्स आर कॉल्ड जजमेंट, उसको हम कहते हैं जजमेंट। देयरफॉर जजमेंट इज, पूरा लिख लेना आप, मैं शॉर्ट में अगर कहीं लिख रहा हूँ, देयरफॉर जजमेंट इज डिटेल्ड स्टेटमेंट एंड नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, फुल स्टॉप। जजमेंट इज बेसिकली, जजमेंट इज बेसिकली द रीजनिंग फॉर द फाइंडिंग्स, रीजनिंग फॉर द फाइंडिंग्स और द बेसिस फॉर डिसीजन। होपफुली आपको जजमेंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब फिर लिखिए सेक्शन
33 जजमेंट एंड डिक्री, इसमें लिखना सेक्शन 33 प्रोवाइड्स फॉर सीक्वेंस that is एज इट इज ही लिखो उसको, that is on pronouncement of judgment a decree shall follow। 33 में तो बस हमें यही दिया हुआ है। फिर ऑर्डर 20 CPC जजमेंट, सिर्फ जजमेंट वाला पार्ट ले रहे हैं हम। आप देखो 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि बेयर में आपका यही यूज़ किया हुआ है, रोमन्स में ही लिखा हुआ है बेयर में भी, ठीक है। तो एग्जाम में भी जब लिखोगे तो कोशिश करना इसी में लिखना, वो 20 दूसरे वाला सेक्शंस के लिए यूज़ करना वो न्यूमेरिक्स जो हैं, बट इसके लिए ऑर्डर्स के लिए आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब ये जजमेंट के लिए अब हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। यहाँ पे रूल पहले 1 to 5 पढ़ेंगे, फिर 6B पढ़ेंगे और लास्ट 20 पढ़ेंगे, जजमेंट का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास जजमेंट के बाद डिक्री उठा लेंगे, डिक्री के बाद ऑर्डर देख लेंगे, तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तीनों का डिफरेंस एक बार ही कर लेंगे। और जितना अगर आपने ये समझ लिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर समझा है, क्रैमिंग से नहीं होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, समझा है तो फिर बहुत अच्छे से वो कर पाओगे आप उस चीज़ को। अभी 5 मिनट है मेरे पास, अगर कहो तो एक रूल 1 पढ़ सकते हैं हम मैक्सिमम, या कल ही शुरू करें उसको। कल फिर हम ऑर्डर 20 स्टार्ट करेंगे, ये सारे रूल्स कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे, इवन जजमेंट वाला टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। फिर जब डिक्री स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिक्री में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है 3-4 क्लासेस, ठीक है। बट डिक्री इतना इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डिक्री की डेफिनेशन भी देखो ना आप, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, एक एक एक्सप्रेशन को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, बार बार यूज़ होते हैं वो आगे, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।